नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। गौरवशाली गुजरात की इस धरती को मेरा प्रणाम और आप सबका अभिनंदन। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने आया हूं, एक ऐसे कर्मवीर की कहानी जो गुजरात की इसी धरती पर जन्मा, इसी मिट्टी में लौटकर बड़ा हुआ और एक दिन पूरे भारतवर्ष का अभिमान बनकर विश्व मंच पर खड़ा हुआ। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। ये कहानी अपने दम पर युग पुरुष बनने की कहानी है। युग पुरुष किसे कहते हैं? आप सबके पास अपनी अपनी परिभाषाएं होंगी। मेरी परिभाषा बहुत सीधी और बहुत सरल है। जो अपने हित से पहले देश हित की बात सोचता है, जो अपना सर्वस्व अनदेखे अनजाने लोगों पर वार देने को तैयार है, उसी को युग पुरुष कहलाने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं, ये मैं और आप तो मानते ही हैं। आश्चर्य की बात है कि उनके विरोधी भी मानते हैं। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मोदी का महिमा मंडन क्यों? तो जवाब यह है कि महिमा मंडन क्यों नहीं? क्यों उनका महिमा मंडन ना किया जाए जिन्होंने पूरे विश्व में हम भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है, जो पिछले 8 सालों से हमारे कनस्तर में गेहूं और हृदय में स्वाभिमान भर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से मेरे और आपके लिए दिन के 18 घंटे काम कर रहे हैं। बदला क्या है? बदला यह है कि सपने तो हम पहले भी देखते थे, लेकिन अब लगता है कि सपनों का सच होना, भारत का विश्व गुरु कहलाना और अगले 25 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन के दिखाना, ये सब मोदी है तो मुमकिन है। बधाई हो, आज हमारे प्रधान सेवक का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी राष्ट्र नायक हैं, लेकिन किसी भी नायक की कथा तब तक अधूरी है जब तक हम उस कहानी के बड़े किरदारों से नहीं मिलते। आज मैं आपको मिलाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने सड़क से संसद तक मोदी जी की यात्रा देखी है, उन्हें एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। वो लोग जो राजनेता मोदी से बहुत पहले बालक नरेंद्र को जानते थे, जिन्होंने मोदी का बचपन देखा, लड़कपन देखा, उनको संघर्षों से जूझते और जीतते देखा। आज टीवी 9 भारतवर्ष पर मैं मनोज मुंतशिर आपके लिए लेकर आया हूं नरेंद्र मोदी पर बना हुआ टेलीविजन इतिहास का सबसे बड़ा शो, नमो नामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक संघर्ष कैसा था? शुरुआती दौर में जो लोग उनके साथ रहते थे वो कौन थे? वडनगर में उनके बचपन के दोस्त कौन थे? और क्या वो बचपन में शरारतें किया करते थे, या फिर उनका बचपन मेरे और आपके बचपन से थोड़ा अलग था? बहुत सी कहानियों के किरदार आज हमारे साथ हैं, लेकिन शुरुआत उनसे करते हैं, देश का प्रधानमंत्री साल के एक खास दिन जिनका बेसब्री से इंतजार करता है, वो भी पिछले 28 सालों से। पहली है ये, जिनके साथ श्री नरेंद्र मोदी भावुक भी होते हैं और खुल के हंसते भी हैं, अपने मन की बात भी करते हैं, सुख दुख भी बांटते हैं, जिनकी रक्षा की सौगंध प्रधानमंत्री की कलाई में रेशम की डोरी से बंधी है। स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंह बोली बहन का, कमर मोहसिन शेख जी। नमस्ते कमर जी। नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। और सबसे पहले ये बात हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं एक हक चाहता हूं आपसे कि मुझे आप दीदी कहने की इजाज़त दे दें। पूरी इजाज़त है। दीदी हैं आप मेरी? दीदी कहें, कुछ भी कहें, अम्मा कहें, कुछ भी कहें, सब मंजूर है। ज़रूर कहिए। मैं दीदी कहूँगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। मुझे भी। अगर मैं एक छोटी सी बात अपने बारे में कहूँ जी दीदी, तो आपको पता होगा कि मैं कराची से थी। तो शादी 20-21 साल की जब मैं हुई और शादी में मैं यहाँ जब आप कराची से थी, आपकी पैदाइश कराची की है? पैदाइश कराची से। उससे एक छोटी सी बात मुझे याद आती है जी, कि जैसे एक माँ होती है पैदा करने वाली और एक माँ होती है पालने वाली। मुझे ऐसा महसूस होता है कि पैदा करने वाली माँ जो है वो पाकिस्तान था और मुझे परवान चढ़ाने वाली जो माँ है वो हिंदुस्तान है। क्या बात है, तालियां हर वक्त, तालियां।
मुझे हर वक्त ये महसूस होता है कि यहाँ आके जो मुझे प्यार मिला है जी, वो शायद मुझे इतना वहाँ नहीं मिलता जितना यहाँ मिला है, और मुझे इसी बात पर बहुत रोना आ जाता है और अफसोस। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी उसी मिट्टी में मिल जाऊँ जो आपने लिखा है। आप उस मिट्टी की बेटी हैं और ये तो आप जानती हैं कि ये देश बहुत प्यार करता है आपको। जी हाँ, बिल्कुल जानती हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताएं, ये कराची का कनेक्शन क्या है? मतलब आपका जन्म कराची में हुआ? मेरा जन्म कराची में हुआ जी। और शादी जब मेरी हुई तो मैं 20-21 साल की थी जब हिंदुस्तान आई थी। आज मुझे हिंदुस्तान में आए हुए 42 ईयर्स हो गए। 42 साल हो गए। जी, जितना मैं वहाँ नहीं रही जितना यहाँ हो गई। मैं पक्की हिंदुस्तानी हूँ। दीदी, मुझे एक बात बताएं, आपकी पहली मुलाकात मोदी जी से कहाँ हुई? जब हम लोग इंडिया आए और आने के बाद यहाँ पर अपने काम की शुरुआत की, तो दिलीप भाई संघानी का आपने नाम सुना होगा। वो यहाँ पर इफ़को के चेयरमैन हैं अभी। अच्छा। उनका घर दिल्ली में था जी। और वो एमपी थे तब। जी। तो उनसे मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो जब भी हम लोग दिल्ली जाते थे, दिल्ली इस वजह से जाते थे कि मेरे हस्बैंड पेंटर हैं और हम अपने पेंटिंग का एग्जीबिशन दिल्ली में करते थे। अच्छा, आपके हस्बैंड पेंटिंग करते हैं? जी हाँ, मेरे हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेके सभी जगह पर उनके पेंटिंग्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनके पेंटिंग्स हैं। तो एक बार हम लोग दिलीप भाई के घर गए और वहाँ सुबह से शाम तक हम रहे, लेकिन रात को मोदी जी आए। दिलीप भाई के घर में आए? जी हाँ, वो वहाँ वहीं ठहरते थे वो। हम तो उस दिन गए थे, तो दिलीप भाई ने कहा कि आप यहाँ रुक सकते हैं, मेरे यहाँ जगह है। ये कौन से साल की बात होगी? वो एमपी थे उस साल, तकरीबन 30 साल तो होंगे, 25 से 30 साल। बहुत पुरानी बात। 30 साल, हाँ जी। वाह, इतने जी। और उस वक्त नरेंद्र भाई कार्यकर्ता थे जी। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं उस दौरान इतने सारे लोगों को मिली थी जी, लेकिन जब दिलीप भाई ने मिलवाया मोदी जी से जी, उस वक्त उन्होंने उनके सामने देखना, उनकी आंखों में देखना भी यानी बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि कुछ खास शख्सियत के मालिक हैं। ये तब की बात कर रही हैं आप? जी, मैं तब की बात कर रही हूँ। ना उनका बहुत नाम था, ना शोहरत थी, ना लोग जानते थे। जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे उस वक्त। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि ये मोदी जी हैं और ऐसे उनके बारे में जो बताया। तो कैसे मिलाया, क्या बोल के बुलाया मिलाया? ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं? उस वक्त तो इतना ज़्यादा मतलब कोई उनका ओहदा ऐसा नहीं था। शायद वो महामंत्री होंगे, शायद मेरे ख्याल से, शायद उस वक्त। अच्छा, तब की बात है, मुझे ये याद पड़ता है। तो उस वक्त उन्होंने जब मिलाया तो उन्होंने ऐसे सामने देख के बोला, दिलीप भाई ने बोला कि मोहसिन शेख हैं और ये इनकी वाइफ है कमल। तो उन्होंने उससे देखकर कहा, कैसी है बहन? पहली बार उन्होंने जब कहा, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरे फादर नहीं थे, मेरी सिर्फ मम्मी और मैं थे। तो जैसे ही उन्होंने बोला कैसी है बहन, तो मुझे एकदम अंदर से कुछ झुरझुरी हुई। इन्होंने मुझे बहन कहा, यानी कितने अच्छे हैं ये कि इन्होंने मुझे बहन कह के मुखातिब किया। तो जो पहला संबोधन था उनका वो बहन का था? वो बहन का था। और उसके कुछ इत्तेफाक की बात है कि 2-4 दिन के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार था। जी। उस वक्त मुझे पता था कि शायद ये जो राखी है ये भाइयों को बांधते हैं। पहले मुझे ये पता नहीं था कि ये भाइयों को बांधते हैं, मैं समझती थी कि लड़कों को खाली बांधते हैं। अच्छा। तो पहली राखी शायद मैं अपने हस्बैंड के पास भी लेकर गई थी कि मैं आपको राखी उस वक्त ये मालूम नहीं था कि मेरे हस्बैंड जी। तो इन्होंने मुझे डांटा और बोले कि जाओ मेरे भाई को जाके बांधो, मुझे नहीं बंधवानी। ओके। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा इन्होंने मुझे बहन कहा है, तब मुझे पता लगा था कि भाई को बांधते हैं। फिर मैंने वहाँ से राखी खरीदी और उनको पहली राखी वहाँ पर तब बांधी थी जाकर। पहली जब मैंने उनको राखी बांधी थी तब मैंने उनको जो कहा था वो मैं बताना आपको चाह रही हूँ कि राखी बांधते वक्त मैंने उनको कहा कि इतने सारे लोगों को मिली थी लेकिन ये बात मेरे दिल से किसी के लिए नहीं निकली थी जी। यानी वहाँ पर दिलीप भाई भी हैं और भी बहुत सारे लोगों को मैं मिली थी जी। राखी बांधते वक्त मैंने उनको ये बोला कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। वाह क्या बात। तो वो बहुत जोर से हंसे और बोले क्या मुझे बद्दुआ दे रही है, बोले मेरा जो ये काम है ये ठीक है। मुझे एक बात बताएं आप जी। आपने उनको ये दुआ दी कि आप गुजरात के सीएम बन जाएं और वो बन भी गए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरे जो दर्शक हैं, पूरी कहानी मैं सुना दूं कि क्या हुआ? थोड़ी सी बहुत जरूरी है, कुछ तो इसमें बात है जी। इसमें तहदारी बहुत है। तो मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या 2013 में आपने उनको प्रधानमंत्री बनने की भी दुआ दी थी? बिल्कुल, देखिए दी थी, इसके वो गवाह है। पहली राखी पे ये दुआ दी थी जी। और उसके बाद जब वो बन गए
तब मैं उनके पास गई सामने खड़े होकर। उन्होंने मुझे दूर से देख लिया था कि वो सब लाइन होती है जो राखी बांधने आते हैं, फिर उन्होंने देख लिया तो उन्होंने मुझे बुलवाया वहाँ पर। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हंसी और मैंने बोला देखा आप सीएम बन गए, तो बहुत खुश हुए, हंसे वो। और फिर दूसरी राखी जब मैं बांध रही थी, मैंने कहने लगे आप क्या दुआ देगी? मैंने कहा मैं ये कहूँगी कि मैं दुआ करती हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। तो फिर वो हंसे जोर से, वो फोटो भी है मेरे पास उनका हंसता हुआ। जी 2024 आने वाला है। हाँ। मैं चाहता हूँ 2024 की दुआ आज आप इस मंच पे दे दें। इंशाल्लाह वो फिर से आएंगे और फिर से इसी तरीके से काम करेंगे और हम सबकी दुआएं उनके साथ में हैं। क्या बात, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बहुत आभार आपका, आप यहाँ आई। इतनी बातें मैं आपसे कर सकता हूँ कि पूरी शाम पूरी रात निकल जाए। ये तो आप जानती हैं कि ये उत्सव के जो मौके हैं ये आपके भाई हमें देते रहेंगे। जी जी, बार बार देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली मुलाकात तक बहुत बहुत अभिवादन और आभार आपका। जी। राखी की डोर मोदी जी को अपनी बहन से जोड़ती है और विश्वास का सूत्र उन्हें पूरे गुजरात से जोड़ता है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार भावुक होते हुए देखा है, खास तौर पर जब कच्छ में आए हुए भूकंप का जिक्र आता है। जब वो आपदा आई तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को ठहर कर सोचने का होश नहीं था। वो नंगे पांव दौड़ पड़े उनकी ओर जिन्हें निस्वार्थ सेवा की जरूरत थी। वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी ये आस लगाए हुए थे कि शायद आसमान से कोई देवदूत मदद के लिए आ जाए। देवदूत आया, लेकिन हवाओं में उड़ता हुआ नहीं, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ। उन दिनों जो मोदी जी के सारथी हुआ करते थे, जिनके हाथों में मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग थी, आज वो हमारे बीच हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री दिलीप देशमुख जी का। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिलीप जी, हम जब अभी बातें कर रहे थे कि कैसे आप नरेंद्र मोदी जी के सारथी हुआ करते थे, जो पूरा देश चला रहे हैं, और अब तो मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ देश ही नहीं, जो विश्व की नीतियां हैं, दुनिया की नीतियां, वो भी मोदी जी उनमें थोड़ा बहुत दखल रखते हैं आजकल। बड़ी बात है हमारे पूरे देश के लिए। आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? 1987 में, 1987 में मैं यहाँ संघ का प्रचारक बनकर आया गुजरात में जी। तब मेरी उनकी मुलाकात सूरत में पहली बार हुई थी। सूरत में? जी जी, मैं सूरत में प्रचारक था। अच्छा। और तब नरेंद्र भाई यहाँ प्रदेश के संगठन मंत्री थे बीजेपी के। जी। तो पहली मुलाकात मेरी वहाँ हुई थी, संघ के कार्यालय में। तो कोई दृश्य याद है, कैसे मिल गए, क्या कर रहे थे? यानी वो उन्होंने मुझे एकदम, उनको पता था मेरा नाम वगैरह जी, तो उन्होंने मुझे पूछा था कैसे हो, क्या है जी। एकदम स्वाभाविक, जैसे एक प्रचारक एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से मिलता है, कुछ बातें सूरत की वगैरह उन्होंने पूछी और ऐसे बातचीत होती थी। और ये जो कच्छ में आपदा आई जी, जब इसकी खबर पहली बार आपने सुनी या उन्होंने सुनी, तो कैसे आप दोनों कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ? जब ये आपदा आई 26 जनवरी 2001 को, तो उस समय मैं तो कच्छ में ही था जी। मैं संघ का कच्छ का विभाग प्रचारक था जी। और दूसरे दिन सुबह 27 तारीख को, क्योंकि उस समय तो कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था जी। 26 तारीख को सारे टेलीफोन वगैरह बंद हो गए थे, बिजली चली गई थी। हाँ हाँ। 27 तारीख सुबह नरेंद्र भाई वहाँ पहुँच गए थे जी। और कुछ लोगों के साथ वो आए थे अलग फ्लाइट से यहाँ से। और 27 तारीख सुबह वहाँ का एक जुबली ग्राउंड है, उस ग्राउंड में मेरी उनकी मुलाकात हुई। 4-5 दिन के बाद वो फिर से आए थे। ये जो मोटरसाइकिल वाली मेरी जो फ़ोटो है, और कई बार हम उनके साथ मैं मोटरसाइकिल पर गया हूँ। वो कार लेकर आए थे अहमदाबाद से वहाँ, और उन्होंने कहा कि हमको मोटरसाइकिल में पूरे शहर में घूमना है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर। जी हाँ, यही की तस्वीर है, क्योंकि ये जो पीछे आपको दिख रहा है जी, वो सारा मलबा पड़ा है जी। और केवल तस्वीर तो मोटरसाइकिल पे ली गई, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां हम नीचे उतरना पड़ा जी। गलियों में भी नरेंद्र भाई गए थे, क्योंकि कई बिल्डिंग ऐसे गिर गई थी जहां कोई रहता नहीं था। कोई एक आध जगह ऐसी भी थी कि जहां मलबे के नीचे कोई दबा हुआ था, बाकी सब हमारे स्वयंसेवक काम कर रहे थे। और उस समय एकदम नरेंद्र भाई, आप ये फोटो में भी देखेंगे जी, वो जिसको कहते हैं कि एक स्तब्धता के साथ वो देख रहे सारा दृश्य जी। और उनके मन में कोई योजना घटित हो रही थी कि अगर मौका मिला तो मैं क्या कर लूँगा। तो ये उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगा। और 10 महीने बाद जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री इस नाते से आए जी, और कच्छ का पुनर्वसन आज हम देखते हैं, तो ये उनके नज़र में आपको पुनर्वसन दिखाई देगा। तो मुझे तो बार बार जब ये फोटो में देखता हूँ,
लोग तो ये सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मेरे साथ बैठे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ तो कि वो क्या सोच रहे थे। और कुछ बातें उन्होंने मुझे उस दिन रात को की थी, वो मुझे आज याद है, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप क्या योजना बनाने वाले हो। मैं विभाग प्रचारक था, तो हमारी एक बैठक हो चुकी थी, मैंने उनको कुछ बातें बताई। तो नगर रचना भुज की कैसे होनी चाहिए, गाँवों का पुनर्वसन कैसे होना चाहिए, ये कुछ बातें उन्होंने कही थी। और आज अगर आप जाएंगे और जो जो नए गांव बने हैं कच्छ के, उस नए गांव में अगर आप जाएंगे तो एक गांव में नरेंद्र भाई का विजन आपको दिखाई दे देगा। ऐसी बातें। दिलीप जी, मैंने कुछ दिनों पहले एक फिल्म के संवाद और गीत लिखे थे, उसका नाम था भुज, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। तो उस फिल्म पे काम करने के दौरान मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला कि मैं भुज पे और कच्छ पे रिसर्च करूं, और मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस तरह से आज भुज और कच्छ अपने पैरों पे खड़ा है, जितनी खुशहाली है, जितनी रौनक है, जितनी रोशनी है, वहाँ लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी त्रासदी से ये इलाका गुजरा है। यानी मुझे कई बार ये लगता है जैसे हम हमारे प्राचीन कथाएं सुनते हैं, जैसे भगवान राम की कथा सुनते हैं, कृष्ण सुदामा की कथा सुनते हैं, तो मुझे कई बार ये तुलना करने का मन में होता है। कृष्ण सुदामा की जैसे कथा है, वैसे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता की ये कथा है। हम सुदामा ऐसे हजारों कार्यकर्ता है, और हमारे लिए नरेंद्र भाई जो है वो भगवान कृष्ण है। वाह, क्या बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण का जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है उस पर आप भी चलते रहेंगे, मेरा देश भी चलता रहेगा, और आदरणीय मोदी जी भी चलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। आपने बुलाया, आपका भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज नरेंद्र मोदी जी हमें बुलेट ट्रेन देने के लिए कमर कसे हुए हैं, लेकिन अपने शुरुआती दिनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने मोटरसाइकिल और स्कूटर की बैक सीट पर गुजारा है। गांव-गांव, गली-गली, कभी संगठन के काम से तो कभी चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी लगातार 2 व्हीलर यात्राएं करते रहे। आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं जिन्होंने मोदी जी को स्कूटर पे जम के सैर करवाई है। राजनीति में नरेंद्र मोदी के शुरुआती दिनों के मित्र किशोर मकवाना जी। नमस्कार, आए। कैसे हैं किशोर जी? बहुत बहुत आपका स्वागत TV9 भारतवर्ष पर। यहाँ जो भी मेहमान आ रहे हैं, मैं उनसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ सवाल रिपीटेटिव है, लेकिन उस सवाल में इतना मजा है कि पूछे बिना मैं रह नहीं पाता। तो सवाल आपसे भी वही है कि पहली बार किशोर मकवाना जी की मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से कहाँ और कैसे हुई? यहाँ अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर धौलका एक छोटा सा नगर है। धौलका जी, धौलका तालुका है सेंटर मुख्यतः। तो वहाँ पर मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था उस समय, और नरेंद्र भाई हमारे विभाग प्रचारक थे। अच्छा। संघ में 3 जिलों को मिलाकर एक विभाग बनता है, उसके वो विभाग प्रचारक थे संघ के। अच्छा। तो इस नाते वो वहाँ पर उनका प्रवास वगैरह रहता था। महीने में शायद 2-3 बार आते थे वो। ST जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसमें बैठ के वो वहाँ पर आते थे उस समय। अच्छा। ओ हाँ, नरेंद्र भाई तो वहाँ पर आते थे। तो उस समय मैं नया नया संघ की शाखा में जाता था, तो किसी ने कहा कि आज नरेंद्र भाई हमारे जो प्रचारक हैं उनका बौद्धिक है मकर संक्रांति उत्सव का। ओ, तो पहली बार मैंने उनका मकर संक्रांति उत्सव पर उनका बौद्धिक सुना। तो ये बौद्धिक जो आपने बात की, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बौद्धिक का मतलब आपने उनका भाषण सुना, प्रवचन सुना। हाँ। जी जी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने हमारा परिचय पूछा, क्या है, क्या पढ़ते हो, पहला परिचय वो था। बस उसी समय से हम उनके एकदम आत्मीय बन गए। हमारे वहाँ एक भिखा भाई थे जी, भिखा भाई चौहान जी, उनका एक स्कूटर था। अच्छा। तो नरेंद्र भाई अच्छा स्कूटर चलाते थे, तो उनके स्कूटर पे उनको जहाँ जहाँ जाना था संपर्क में, तो हम उनके पीछे बैठ जाते और जाते। तो इस प्रकार धौलका में कई बार उनके स्कूटर पे बैठ के हमने बहुत संपर्क वगैरह किया है। तो बात में तो काफ़ी हमारा मिलना जुलना होता रहा जी। कुछ बदला नहीं? कुछ नहीं बदला, आज भी नहीं बदला। मतलब जो संघ की व्यवस्था है, उसका इकोसिस्टम है, वो कुछ और है, पार्टी का इकोसिस्टम कुछ और है, लेकिन मोदी जी में कोई परिवर्तन नहीं, कोई नहीं आया आज तक। आपको लगता है कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं। अभी मैं जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मैं मिलने के लिए गया जी, तो बस उनका वही लहका, वही आगता स्वागता, बस मैं तो वही हूँ, सिर्फ जगह बदली है। भाव, मन, हृदय, अंतर्मन कुछ नहीं बदला। एक बात आप मुझे बताएं, आपने मोदी जी के वो दिन देखे हैं जब वो एक कमरे के घर में रहा करते थे, जब शायद वो अपना झाड़ू पोछा भी खुद ही किया करते थे, अपना खाना भी खुद ही बनाते थे,
और अपने बर्तन भी खुद ही धुलते थे। उन दिनों की कोई याद है आपके मन में? एक मुझे याद है, जैसे मैं धोलका जो नगर है वहाँ पर हमारा संघ कार्यालय था। हाँ। अब संघ कार्यालय इतना छोटा था, हमारा रसोई घर भी आज तो थोड़ा बड़ा होता है, इतना छोटा सा संघ कार्यालय था। तो रात को जब सोने के लिए बिस्तर बिछा के सोते थे तो नरेंद्र भाई के जो पैर थे वो सामने वाली दीवार से छू जाते थे। तो इतना छोटा था तो सोने में मज़ा नहीं आता था। तो वो कई बार कहते थे कि चलो ऊपर छत पे चले जाते हैं। तो वो छत जो थी ना वो टीन की थी जी। तो जब सुबह में उठते तो बताते पीठ पे वो डिज़ाइन वो होता है ना, हाँ, उसके जो कर्व है वो डिज़ाइन उनके पीठ पे अंकित हो जाती। तो ऐसे दिन भी थे। आज देखिए कि जैसे खुद कभी टीन की छत पे सोना पड़ता था, हाँ। आज वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उनके सर पे छत दे रहा है। हाँ। मैं चाहता हूं एक बार मोदी जी के सम्मान में तालियां बजा दी जाए। दूसरा, उनका अंतर्मन कितना भावुक रहता है जी। मेरी बेटी, आज तो वो जर्मनी है, अच्छा, मगर वो 4 साल की थी जी। अरे 4 महीने की थी, सिर्फ 4 महीने की? हाँ जी। और उस समय तो नरेंद्र भाई यहाँ अहमदाबाद में संघ कार्यालय ये में- बेटी है आपकी जिनकी तस्वीर हमने अभी देखी? हाँ, इसके पहले चली गई कोई बात नहीं। हाँ, वो आज जर्मनी में है। अच्छा। हाँ, तो 4 महीने की थी और हम संघ कार्यालय गए थे अहमदाबाद में जी। तो हम जरा जल्दी में गए थे ताकि कार्यक्रम से पहले हम आधा घंटे पहले चले गए थे जी। तो नरेंद्र भाई का एक छोटा सा कमरा था, उसमें गए हम, मैं, मेरी पत्नी और अर्चना जी। तो अभी हम बैठे ही थे कि अर्चना ने रोना शुरू कर दिया। अच्छा। जोर जोर से रोने लगी। तो देखो नरेंद्र भाई का तुरंत वो पहचान गए कि वो क्यों रो रही है। वो तुरंत खड़े हुए और पता नहीं, हमें लगा कहाँ गए, वो संघ कार्यालय का रसोई घर था उसमें गए। वो शायद दूध नहीं था, उन्होंने दूध की व्यवस्था की और दूध गर्म करके ठंडा करके लेकर आए और कहा कि उनको पिलाइए। और जैसे ही दूध पिया अर्चना ने, शांत हो गई। वाह। तो अभी वो जर्मनी जाने से पहले वो उनको मिलने के लिए गई थी जी। तो मेरी बेटी ने सहज कहा कि काका आपने मुझे 4 महीने की थी तब दूध पिलाया था। तो नरेंद्र भाई की जो चेहरा था, आंखें थी, एकदम भावुक हो गए कि, और वो इतना ही बोले कि पता नहीं दिन कहाँ चले गए, कितनी जल्दी। तो इतने वो भावुक भी है, इतने वो ध्यान भी रखते हैं अपने जहाँ जहाँ उनके आत्मीय संबंध होते हैं। बहुत बहुत आभार आपका किशोर जी, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी जी। आइए। नरेंद्र मोदी जी की कथा के एक प्रमुख किरदार ने हमारे लिए संदेश भेजा है, आइए सुनते हैं। सचमुच में वो सुपर ह्यूमन है। एक व्यक्ति में इतनी क्षमताएं हो सकती है, ये कभी देख के हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो भारत को भगवान का वरदान है। मेरी मुलाकात उनसे, अंतरंग मुलाकात हुई तब जब डॉक्टर आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली थी जिसके वो प्रभारी थे और अपनी पूरी टीम के साथ एकता यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए थे। उस समय एकता यात्रा से नौजवानों को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बनाई गई थी जिसका मैं संयोजक था। पूरी टीम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक तक की यात्रा की सफलता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जुटी हुई थी। लेकिन जब वो दिन आया कि जिस दिन श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रध्वज फहराना था, सुरक्षा के कारणों से तत्कालीन केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि सड़क मार्ग से यात्रा नहीं जाएगी, कुछ लोगों को डॉक्टर जोशी जी के साथ हवाई मार्ग से ले जाया जाएगा। अब जब बाकी लोग रोक दिए गए तो उसमें वो टीम भी थी जो मोदी जी के साथ दिन और रात यात्रा को सफल बनाने में जुटी हुई थी। आदरणीय मोदी जी श्रद्धेय जोशी जी के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर गए, लेकिन बाकी लोग नहीं जा पाए। और जब लौट के तिरंगा झंडा फहरा के जम्मू आए तो बोलते बोलते आदरणीय मोदी जी का गला रुंध गया, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी और उन्होंने कहा कि मेरे वो साथी
जो दिन और रात यात्रा को सफल बनाने में लगे रहे, रात भर यहाँ बैठ कर रोते रहे, और उनका कष्ट रोते इसलिए रहे कि वो तिरंगा झंडा फहराने के साक्षी नहीं बने, और उनका कष्ट बयान करते करते मोदी जी स्वयं रो पड़े। तब ये लगा कि कई बार ऊपर से कठोर दिखने वाले मोदी जी कितने नरम दिल हैं, कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी शुरू से निडर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा था जिससे मोदी जी डरते थे, आप मानेंगे? ये कुर्सी उन्हीं के लिए लगवाई हुई है जिनसे हमारे प्रधानमंत्री जी डरा करते थे। स्वागत करिए नरेंद्र मोदी के स्कूल टीचर श्री प्रहलाद पटेल जी का। सर आए। बैठे। सर मैं आपको सर कहूंगा। आप इस देश की सबसे बड़ी शख्सियत के अध्यापक रहे हैं, तो हम सब भी आपको अध्यापक के तौर पे ही देखते हैं। जितने लोग आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं, उन सब के सर श्रद्धा में झुके हुए हैं कि आपने इस देश को नरेंद्र मोदी दिया। आपका विद्यार्थी इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा, कितनों का कल्याण किया, कितनों का भला किया। एक बात आप बताएं सर कि बचपन में, मैं नरेंद्र मोदी नहीं कहूंगा, जो बालक नरेंद्र था, बच्चा नरेंद्र, वो कैसे थे? शरारती थे या बड़े अनुशासित थे, डिसिप्लिन थे, कैसे थे? बड़ा होनहार लड़का था, ऐसा मुझे मालूम पड़ गया था। अच्छा, तभी पता चल गया था? ये इसके जो कार्य सिद्धि, कार्य लोगों के साथ व्यवहार, बचपन उम्र के साथ जी अच्छा था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बनेगा। तो आपको तभी से ऐसा लगना शुरू हो गया था कि आगे जाके ये बहुत नाम करने वाले हैं, बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं? ये तो स्वाभाविक ही लगता है ना जी। नरेंद्र मोदी जी को आपने कौन से विषय पढ़ाए थे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे? मैंने गुजराती और संस्कृत दोनों पढ़ाए थे। अच्छा, गुजराती भी पढ़ाए? वक्तृत्व का गढ़तर भी मैंने किया था। तो वो जो इतने अच्छे वक्ता हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, पूरी दुनिया में उनके स्पीच को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, तो वो सब आपसे शुरू हुआ था? बोलना आपने सिखाया, भाषण देना आपने सिखाया? ये सही बात है, ये कहने में कोई ऐतराज मुझे नहीं है जी। बीएन हाई स्कूल में मैं टीचर था संस्कृत का और गुजराती का जी, और सारा स्कूल का जी। ये वक्तृत्व, बच्चों का घड़तर, ये सब कार्य मेरे पास था। नरेंद्र मोदी सबसे टॉच पर था, इसमें कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वाह। उनके पिताजी की चाय की दुकान थी जी। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं ऊंची आवाज में इसलिए बोल रहा हूं ताकि सर को सुनने में आसानी हो। सर, मोदी जी के जो पिताजी थे, उनकी चाय की दुकान थी? हाँ, सही से बात। और वहाँ वो मोदी जी भी काम किया करते थे, अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। तो ये बहन की बात नहीं, लेकिन पिताजी को मदद रूप होते थे, मदद करते थे ना उनकी। तो उनको समय मिलता था कि चाय की दुकान पे हाथ बटाएं और फिर स्कूल में पढ़ाई भी करें? इतना टाइम कैसे निकलता था? बाजू में ही स्कूल थी, तो जब समय मिलता तो पिताजी से मिलता। अच्छा, मदद रूप होने के लिए। तो आपको इस पे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि एक लड़का जो अपने पिता का हाथ भी बटा रहा है, घर के काम में भी सहयोग कर रहा है, वो इतना अच्छा विद्यार्थी भी है? ये तो सही बात है। मैंने गुजराती और संस्कृत जो वर्गों में पढ़ाया जी, प्रथम नज़र से ही मुझे मालूम पड़ गया कि इसमें कुछ जवाहरात है। ये मानना पड़ेगा कि आचार्य चाणक्य ने आज से 2400 वर्ष पहले कह दिया था कि शिक्षक साधारण नहीं होता। एकदम सच है, शिक्षक साधारण नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके दौरान कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई हो कि आपको डांटना पड़ा हो मोदी जी को बचपन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कि सही अर्थ में स्टूडेंट ही था, गुरुओं का रिस्पेक्ट करता था जी। और यदि अपने दिन में कोई बात नहीं जांचती तो आकर मिलता भी था। होनहार लड़का था। आपको नमन
और मैं आशा करूंगा कि आपसे फिर कभी मुलाकात हो, आपका आशीर्वाद ले पाऊं मैं। प्रणाम सर। आइए आइए सर, आराम से। अब मैं इस मंच पर जिन्हें बुलाने वाला हूं वो नरेंद्र मोदी जी के बचपन के दोस्त हैं, सचमुच बचपन के दोस्त हैं। ऐसा मुझे बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक दोनों साथ पढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इनसे बात करेंगे तो हमें मोदी जी के बचपन में झांकने का एक अवसर मिलेगा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर नागजी भाई देसाई को। स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर नागजी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस मंच पे। शुक्रिया। बहुत बड़ा दिन है, आपके मित्र का जन्मदिवस है, सारा उत्सव उसी के लिए है। TV9 भारतवर्ष ने ये पूरी शाम सजा रखी है और मैं इस मंच पे बहुत देर से बोले चला जा रहा हूँ। अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि मैं चुप हो जाऊं और आप बोलें, क्योंकि हम सबको और इस पूरे देश को ये जानना है कि बचपन के मोदी कैसे थे। मैं डॉक्टर नागजी भाई देसाई जी, पूर्व प्रमुख वडर नटरपालिका और माननीय श्री नरेंद्र भाई जी, 8 धोरण से 11 धोरण तक साथ में रहे, साथ में पढ़े और साथ में खेले। 8 धोरण से 11 धोरण ओल्ड SSC तक, पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक आप साथ में रहे। वाह, बहुत लंबा साथ रहा बचपन का। और बचपन से ही माननीय श्री नरेंद्र भाई चपड़, चंचल और कुशल विद्यार्थी थे। अच्छा। और उसको स्पष्ट व्यक्ता थे, त्वरित निर्णय लेने वाले थे, सत्य से याद रही थे और स्वच्छता से याद रही थे और खादी से याद रही थे। बचपन से वो टूटी बॉय वाला शर्ट और चड्डी पहनते थे। अच्छा। और बाद में हम 1 से 7 धोरण तक प्राइमरी स्कूल में पढ़े और 8 से 11 तक BN स्कूल में पढ़े थे। तो वो जो कपड़े पहनते थे वो स्वच्छ और सुंदर कपड़ों का उसको शौक था जी। वो बचपन में हम जहाँ पढ़ते थे BN स्कूल में, इसके पीछे रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र भाई की चाची तितली थी। तो जब हम रिसेस में चाची तितली पे जाते थे और मैं और नरेंद्र भाई साथ में रेलवे के पैसेंजरों को चाय बेचते थे। तो आप ये कह रहे हैं सर कि आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ बचपन में चाय बेची है? हाँ, बेची है। क्या बात है, ये सूचना नरेंद्र भाई के साथ में। वाह। नरेंद्र भाई ने मैंने साथ में ही चाय बेची है। और तितली पर हम जब समय हमको मिलता तो हम और नरेंद्र भाई दोनों रेलवे स्टेशन पे चाची होटल में जाते हैं, खुद चाय बेचते हैं और खुद मुसाफर जो रेलवे के आते, तारण से अहमदाबाद रेलवे से थी, तो वो रेलवे पर हम खुद चाय भेजने वाले हम और नरेंद्र भाई थे। वाह, ये भारत के संविधान की ताकत है कि यहाँ एक चाय बेचने वाला देश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठ सकता है। इस संविधान को नमन है हमारा। सर, हमने ये सुना है कि जब स्कूल में जब आप साथ थे तो पढ़ाई के दौरान जब उनको थोड़ी छुट्टी मिलती, उनको थोड़ा समय मिलता, तो वो चाय की टपरी पे जाके अपने पिताजी की मदद करते थे, उनका हाथ बटाते थे। पिताजी के मदद के लिए हम जाते, हम भी साथ में। आप भी जाते थे साथ में? और पिताजी की मदद के लिए हम जाते। नरेंद्र भाई का कुटुंब जी एक साधारण मध्यम कुटुंब था। जी बिल्कुल। चाची चाय बेचते, चाची होटल चलाते, इसके पिताजी चलाते थे। वो दादा दामोदर दास जी बहुत सी मेहनत करके उसको पढ़ाए थे। 11 धोरण तक वो बहुत होशियार विद्यार्थी थे जी। कुशल थे, चपड़ थे। और नरेंद्र भाई एकदम निडर आदमी थे जी। हमारे शहर में समिष्टा तालाब है। अच्छा, हाँ।
शमिष्ठा तालाब में वो तैरने का शौक था, नरेंद्र भाई को तैरने का शौक था। तालाब में तैरने का शौक था? हाँ, तालाब में तैरने का शौक था, तो वो तालाब में तैरते थे और उसके पास एक मदर का बच्चा आया जी। वो मदर का बच्चा को लेकर नरेंद्र भाई उन्हें घर पे गया, तो हीराबा ने किया, आज नरेंद्र तूने आज क्या किया? वो मदर के बच्चे को इधर लेके आया, मगर के बच्चे को तालाब से निकाल के ले आए पुताने घर पे। ये आपके सामने की घटना है, आपने देखा अपनी आंखों से? हाँ, सामने की घटना है। और हीराबा ने बोला कि नरेंद्र भाई तुमने डर लगा नहीं? वो मदर के बच्चे को आप लेकर इधर आए, आप उसको छोड़ के आओ शमिष्ठा तालाब में जी। तो हम और नरेंद्र भाई वो मदर के बच्चे को तालाब में छोड़ के आए। उसका वो एकदम हिम्मतवान और निडर आदमी था। बचपन में विद्यार्थी तरीके इसकी निडरता की वो निशानी है। उस समय तो जब सबने उनको बोला कि इस मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ा हो तालाब में, तो छोड़ आए, लेकिन उसके बाद जो इस देश को निगलने वाले मगरमच्छ थे, नरेंद्र मोदी ने एक को भी नहीं छोड़ा। तालियां बजाओ यार। मैं और नरेंद्र भाई जी BN हॉस्टल में पढ़ते थे। अच्छा, 8वां दौर में। जी जी जी। और स्कूल तरफ से जी भर्तृहरि राजा का नाटक बजाने वाले थे जी। तो वो आचार्य ने बोला नरेंद्र भाई को भर्तृहरि का पात्र दो। भर्तृहरि का? ओ, भर्तृहरि का पात्र दो, मुनि भर्तृहरि। हाँ, तो नरेंद्र भाई ने भर्तृहरि का पात्र लिया और ऐसा नाटक बजवाया जैसे भर्तृहरि ने संसार का त्याग किया, ऐसा ही त्याग नरेंद्र मोदी ने किया। भर्तृहरि का पात्र इसलिए पसंद किया, वो अभी भी राजा है, देश का राजा है, भर्तृहरि जैसा बिन सन्यासी आदमी है और उससे संसार का त्याग कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। नागजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका यहाँ आने के लिए। और मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आपकी मित्रता ऐसे ही सलामत रहे, आपकी दोस्ती बनी रहे, और हम फिर कभी अगर अवसर हुआ तो आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। प्रणाम सर। शुक्रिया। थैंक यू सर। हमें एक और संदेश प्राप्त हुआ है उनसे जिनका मोदी जी की जीवन यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव और सजीव संपर्क में रहते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और उनके ऑफिस में इसकी भरपूर व्यवस्था है, और हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करना उनके ऑफिस और उनके द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जी का सजीव संपर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कोई भी उनका दौरा होता है तो उसके पहले वो हमेशा पार्टी को बताते हैं कि मैं वहाँ जाने वाला हूँ और वहाँ पर पार्टी की दृष्टि से मेरा क्या उपयोग हो सकता है। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से मिल सकें। कौन हेलीकॉप्टर से उतर कर के उस समय कुछ लोगों से मुलाकात हो जाए, कुछ से मंच के पास मुलाकात हो जाए, कुछ के साथ और कहीं मुलाकात हो जाए, फिर अलग से बैठ कर के भी बातचीत करते हैं। ये उनका कार्यकर्ता के प्रति जो समर्पण है वह प्रतिलक्षित करता है। सेवा पखवाड़ा सही ढंग से करोड़ों कार्यकर्ता अच्छे से मनाएं और समाज की सेवा करें, यही उनके लिए जन्मदिन मनाना सबसे उत्तम रहेगा। इमरजेंसी से मोदी जी का एक गहरा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी का नाम तो आज खैर पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनका एक नाम और भी है जिसे बहुत बहुत ही कम लोग जानते हैं, बटुक भाई। हम सब एक व्हीकल में थे और नरेंद्र भाई हमारे आगे 2 व्हीलर्स पर थे। अच्छा, वो चला रहे थे? हाँ, खुद चला रहे थे, अकेले थे जी। मालूम नहीं था कि सामने से ऑल ऑफ ए सडन पुलिस आएगी। ओ, सामने पुलिस, बीच में नरेंद्र भाई और पीछे हम सब। ये पुलिस को देख करके नरेंद्र भाई ने वो सिग्नल बताई कि मैं राइट को जाता हूँ और फिर लेफ्ट को आप जाना है। जी। रोज आते थे नरेंद्र भाई एक बाइक लेकर, और वहाँ नीचे एक आइसक्रीम की दुकान थी,
और उन दिनों में एक बड़ा अच्छा आइसक्रीम मिलता था, पाइनएप्पल पंच। पाइनएप्पल पंच? यस। आज नहीं मिलता। आज नहीं मिलता है। आइसक्रीम के साथ हम राष्ट्र की चर्चा करते। वाह, क्या बात। Either he has gift of God or he is a gift of God. वाह। जो एक हाथ से कर्म करता है उसके दूसरे हाथ में विजय अवश्य होती है। यही है श्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी यात्रा का सारांश।